मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम लगातार आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आपकी प्रतिक्रिया मुझे लगातार मिल रही है। मुझे इसकी बेहद खुशी है। दोस्तों, ये थोड़ा ख़राब समय है, हम सब लोग घरों में कैद हैं, तो क्यों न इस समय को हम कुछ रचनात्मक काम में बिताएं। तो हम सब शिक्षक हैं, तो इसलिए हम शिक्षा लेने और देने का काम करते हैं। तो इसी नज़रिए को ध्यान में रखते हुए, इसी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए मैंने इस चैनल को शुरू किया है। तो मित्रों, अगर हम इस व्याकरण को, इस संधि प्रकरण को दुरूह मानेंगे तो ये दुरूह से दुरूहतर बनता जाएगा। परंतु जब हम इसके साथ रचनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे, हम एक एक शब्द के साथ खेलना शुरू कर देंगे, एक एक शब्द को खोलना शुरू कर देंगे, तब हमें इसमें बहुत आनंद आने लगेगा। तो मित्रों, आप इसको दुरूह न माने, इसमें किसी प्रकार की कोई बोझिलता न माने, इसके साथ आप आनंद के साथ जुड़ें, इसमें मस्ती लाएं, तब आपको खुद मज़ा आएगा और मुझे भी आपकी प्रतिक्रिया से जब अवगति होगी तो मुझे भी आनंद आएगा। क्योंकि शब्द जो होता है वो एक मुट्ठी में भरी हुई रेत के समान होता है। जिस प्रकार हम रेत को अपनी मुट्ठी में बांध कर नहीं रख सकते, समेट कर नहीं रख सकते, उसमें कुछ न कुछ नीचे गिर जाता है, तो उसी प्रकार एक शब्द जो है उसकी अनेक अर्थ ध्वनियाँ होती है। तो हम उन सब ध्वनियों को पकड़ने की कोशिश पर करते हैं, तो फिर उस कोशिश में एक जो आनंद है, एक जो सीखने की जो ललक है, उसका अपना एक मज़ा होता है। तो आप इसको इस प्रकार इस शब्द की अर्थ ध्वनियों को छुएं, उनके साथ कुछ माथापच्ची करें, कुछ रस्साकसी करें, तो सचमुच आपको भी आनंद आएगा। मैंने जब शब्दों के साथ खेलना शुरू किया था तो मैं एक एक शब्द के पीछे हफ्ते भर लगा रहता था, कई बार तो महीना हो जाता था उस शब्द की अर्थ की गहराई तक जाने के लिए। तो जल्दबाजी आप मत करिए, परंतु लगातार आप सीखने के लिए रचनात्मकता के साथ जुड़े। रचनात्मकता सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी काम को बोझ मानेंगे, किसी काम को आप दुरूह मानेंगे, तो उसमें आप कभी नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए मैंने बात कही है, क्योंकि थोड़ा सा लगता है कि ये एक व्याकरण बहुत कठिन विषय है, केवल अपने को नौकरी पाने के लिए इसको पढ़ना है। ऐसा मत मानिए, आप शब्दों के साथ खेलना शुरू कीजिए। और मैं वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे अनेक शब्द बताऊंगा जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, परंतु इसकी अर्थ की गहराई से अनभिज्ञ होते हैं। तो हम जब बात करेंगे, जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, तो आप ऐसे अनेक शब्द देखेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि वाकई यह तो हमने पहले सुना ही नहीं था। तो मित्रों, हम विषय पर लौटते हैं। आज हम संधि भाग 3 पर बात करते हैं। हमने पहले दीर्घ संधि की विशेषता के बारे में बात की थी। उसमें अ के साथ आ, फिर आ के साथ आ, इस प्रकार सजातीय जो आकार है उसको जोड़ा था। आज हम जो दूसरा मूल स्वर है ई, उसके साथ अपने रूप को जोड़कर देखेंगे और देखेंगे कि इनका आपस में रूप बनता है तो क्या नया स्वरूप तय किया जाता है। तो जब ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलती है तो दीर्घ ई बनती है। तो इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं। ये मुनि, धन, इंद्र। ये इंद्र शब्द बार बार हमारी संधियों में आता रहेगा, तो इसलिए इसके साथ कवि लगा देंगे तो कविंद्र बन जाएगा, और मुनि लगा के दे तो मुनि बन जाएगा, ये कविंद्र बन जाएगा। ये कविंद्र, ई दीर्घ हो जाएगी, और यहाँ मुनिंद्र, यहाँ भी दीर्घ हो जाएगी। इसी प्रकार अतीव शब्द है, अति, धन, ईव। देखिए यहाँ ई ह्रस्व है, यहाँ ई ह्रस्व है, और शब्द बना अतीव।
तो ई दोनों तरफ ह्रस्व है तो भी दीर्घ बनेगी, और उसके कई ये उदाहरण हैं, और भी उदाहरण हैं। सारे उदाहरणों पर यहाँ बात अभी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार अभी हमने केवल ह्रस्व ई और ह्रस्व ई को मिलाया है और कुछ उदाहरण लिखे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और इसके साथ अब ई ह्रस्व ई के साथ दीर्घ ई मिलाते हैं, तो अभी क्या बनेगा? दीर्घ ई। इसमें ये शब्द बहुत चर्चित शब्द है, परीक्षा, परीक्षक, ये वीक्षक, वीक्षक इसमें तो नहीं आएगा, आगे आ जाएगा। तो अभी पहले आप इसी का उदाहरण देखते हैं। परीक्षक, अधीक्षक, अब ये मित्रों यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस एक शब्द को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो संधि के बहुत से उदाहरण आसानी से कर पाते हैं। संस्कृत में इक्ष धातु है। इक्ष का अर्थ होता है देखना। यहाँ देखना कैसे? गहराई से देखना, एक तरह से उस पर फोकस करना। तो अब परीक्षा में क्या करते हैं? परीक्षा में हम विद्यार्थी के सभी कौशलों को, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को हम अच्छी तरह से चेक करते हैं। उसकी जो प्रतिभा है उसका हम आकलन करते हैं, तो उसके सभी पक्षों का आकलन करते हैं। तो वो लिखना कैसे जानता है, पढ़ना कैसे जानता है, बोलना कैसे जानता है, मौखिक अभिव्यक्ति कैसी है, फिर उसकी बहुविकल्पात्मक प्रश्न का उत्तर कैसे देता है, फिर लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर कैसे देता है, निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर कैसे देता है। तो हम चारों ओर से उसका परीक्षण करते हैं। इसलिए इसमें लगा हुआ है परि, और परि का अर्थ है चारों ओर से। चारों ओर का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि दिशाएं 4 मानी जाती है। यूँ तो दिशाएं 10 मानी जाती है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, फिर 4 कोने हो गए, आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, फिर ऊपर आकाश, नीचे पाताल, ये 10 हो गई है। परंतु हम व्यवहार में 4 बोलते हैं ऐसे। तो इसलिए परि का अर्थ है चारों ओर, मतलब उसका भली प्रकार से, अच्छी तरह से, सभी ओर से उसका ईक्षण करना, उसको देखना। तो इसलिए इस परीक्षा शब्द का निर्माण इस प्रकार संपन्न होता है। तो यहाँ इक्ष धातु, इक्ष का मतलब हो देखना। तो अब यहाँ परि जब ई है और यहाँ दीर्घ ई है तो क्या बनेगा? दीर्घ ई। अधीक्षक में ये अधि है और वही इक्षक है। परीक्षक में वही परि है और फिर इक्षक है। वैसे ही ये एक शब्द और काम आएगा आपके बार बार, गिरीश। गिरी कहते हैं पर्वत को, जिसको पर्वतराज बोल सकते हैं, इसका अनुवाद करेंगे तो ये ईश शब्द भी बार बार काम आएगा। ईश्वर कहते हैं, ईश कहते हैं ईश्वर को, भगवान को। यहाँ ह्रस्व है, यहाँ दीर्घ है, तो संधि करेंगे तो क्या बना? गिरीश। इसी प्रकार ईश से और बन जाता है शब्द हरि, धन, ईश। शब्द का क्या बना? हरीश। तो अब हमारे पास दो काम साथ हो रहे हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हरीश में हरी छोटी आएगी, बड़ी आएगी, र के साथ ह्रस्व मात्रा आएगी या गुरु मात्रा आएगी, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ गुरु मात्रा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ दीर्घ संधि हुई है और इस प्रकार इसका संधि विच्छेद किया जाता है। तो हम केवल यहाँ संधि नहीं कर रहे हैं, हम संधि के साथ वर्तनी की बात भी कर रहे हैं, स्वरों को भी बात कर रहे हैं, व्यंजनों की बात भी कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि एक एक शब्द की हम यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। आपको पुस्तकों में संधि के नियम मिल जाएंगे, उसके उदाहरण मिल जाएंगे, परंतु शब्द की गहरी व्याख्या आपको नहीं मिलेगी, उसकी अर्थ ध्वनियाँ आपको नहीं मिलेगी। अर्थ ध्वनियों के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे वीडियो को आपको लगातार देखना होगा। तो अभी हमने इस
ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मिलने पर जो उदाहरण बनाए थे उन उदाहरणों को लिखा है। अब इसी के साथ हम अन्य और उदाहरण देखें। अभी हमने दो रूप कर लिया, ई को ई मिला दिया, ई को दीर्घ ई से मिला दिया। अब हम यहाँ ये परिवर्तन कर सकते हैं कि इधर हम दीर्घ ई रखते हैं और इधर ह्रस्व ई रखते हैं। तो ये फणिंद्र, जो फण सांप का होता है, और इसका इंद्र, वही शब्द वापस आ गया। अब इसका देखो यहाँ ह्रस्व दीर्घ ये ह्रस्व ई, तो इसकी संधि की तो शब्द बना फणिंद्र। फणिंद्र कहते हैं शेषनाग को। उसी प्रकार यतीन्द्र, यति कहते हैं जो साधना में रत होता है, साधु, ये शब्द बना यतीन्द्र, वही दीर्घ ये ह्रस्व ये दीर्घ। उसी प्रकार कोई बड़ी इच्छा होती है तो उसके लिए हम बोलते हैं ये महती इच्छा, तो उसकी संधि करते हैं तो ये बन गया महती इच्छा। तो इस प्रकार हम जब दीर्घ ई के साथ ह्रस्व ई मिलाते हैं तो भी दीर्घ ई बनता है। तो अभी हमने ई के साथ 3 प्रयोग कर लिए, अब चौथा प्रयोग करने जा रहे हैं। आप श्वेत पट पर अपनी नज़र जमाइए। यहाँ भी दीर्घ और यहाँ भी दीर्घ। अब ये देखिए, ये सती जो भगवान शंकर की पत्नी थी और आगे लगा ईश, वही तो शब्द क्या बनेगा, दोनों मिलते दीर्घ बनते सतीश। अब आपके साथ 2 काम और हैं। आप बता सकते हैं कि यहाँ दीर्घ ई आएगा और ये इसका शब्द का अर्थ क्या होगा। पर्यायवाची जब करते हैं भगवान शंकर के साथ तो शंकर, शिव, महादेव, तो सतीश भी आपको एक साथ ये पर्यायवाची शब्द भी याद हो जाएगा। उसी प्रकार नारीश्वर, नारी धन ईश्वर, ये नारीश्वर। नदीश्वर, ये नदी। धन ईश्वर, तो ईश, इंद्र, ईश्वर, ये हमारी जो दीर्घ संधि है जिसमें ई वाले उदाहरण है उसमें सब जगह ये प्रयोग होते रहेंगे। तो उसके आप आगे जो शब्द लगाते हैं उसके आधार पर वो हमारे जो 4 ई के उदाहरण दिए थे उनमें इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। बाकी परीक्षा में आपसे अलग से नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि इसमें संधि कौन सी है, या फिर एक शब्द दे देंगे, जैसे शब्द दे दिया सतीश, तो इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, और या फिर एक उदाहरण दे दिया और उसमें पूछ लिया कि इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है, गौण संधि है, कौन। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, ऐसा पूछा नहीं जाता है। तो आपको शब्दों के साथ, अगर आप शब्दों के साथ खेलना शुरू कर देंगे, शब्दों की अर्थों के साथ आनंद लेना शुरू कर देंगे तो संधि बहुत आसान हो जाएगी। अब अभी मैंने कुछ नियमों के साथ उदाहरण लिखे थे, अब मैं अचानक ऐसे लिख देता हूँ कपीश। अब आप सोचिए कपीश क्या हो सकता है। तो मैंने बताया था कि ई शब्द है, तो एक बार ईश छांट लो, पीछे क्या बचा हुआ है, कपी। अब बड़ा है, बड़ा होगा छोटा होगा, तो सोचो बंदर को कहते हैं कपी, कपी नहीं बोलते, कपी बोलते हैं, तो ये कपी ऐसे हो जाएगा। उसी तरह शब्द है अभिष्ट, तो ये इष्ट मतलब जो प्रिय होता है उसको इष्ट बोलते हैं, याद रख लो, प्रिय होता है उसको इष्ट बोलते हैं। तो इसमें आगे क्या हो सकता है, अभी बड़ा होगा छोटा होगा, तो आप सोच लीजिए कि अभी एक उपसर्ग है। अभी शब्द जो हिंदी में है वो संस्कृत का तो है नहीं, जो अभी हम बोलते हैं नाउ, कब गए थे, अब गया था, फिर उसके साथ ही लगाते हैं तो अभी बन जाता है, तो वो तो है हिंदी का शब्द। तो यहाँ अभी देख तो ये होना नहीं है, तो क्या होगा, ये
ई ह्रस्व की मात्रा है, ये एक उपसर्ग है। तो इस प्रकार अगर हमें संधि का एक बार नियम याद नहीं है तो भी हम शब्दों के ज्ञान के माध्यम से संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और संधि भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब हम ये कर दिया। अब आप चाहो तो उन वर्गीकरण में रखना चाहो तो कहीं रख दो। अब जैसे ये शुरुआत वाले वर्गीकरण में आ जाएगा, ये भी शुरुआत वाले वर्गीकरण में आएगा। और क्या लिखा है मैंने, मान लो एक और उदाहरण लिख दो तो रवीश लिख दो। ये रवि धन ईश, ये दूसरे वाले उदाहरण में आ जाएगा। तो ऐसे अनेक उदाहरणों को हमें काम में लेना है। मैंने पहले भी कहा था कि जितने हम अधिक उदाहरण करेंगे, जैसे गणित में क्या नियम है कि जितने अधिक आप सवाल करोगे आपके गणित का ज्ञान उतना ही पुष्ट होगा। तो संधि में वही बात है कि जितने आप उदाहरणों के साथ संधि विच्छेद या संधि करना शुरू करेंगे तो उतना ही आपका संधि का ज्ञान पुष्ट होगा, उसमें आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो अभी हमने ई के साथ अपना रूप मिला करके उसके दीर्घ रूप बनाया था और फिर उसकी संधियों के उदाहरण श्वेत पट पर लिखे थे और आपके साथ इसकी चर्चा की थी। आगे हम जो तीसरा मूल स्वर है, कौन सा मूल स्वर है आपको पहले बताया जा चुका है, ऊ। अब ये जब आपस में मिलता है तो क्या बनना चाहिए, दीर्घ ऊ। अब यहाँ से कोई शब्द छांटो, उक्ति उदाहरण दिया। अब उक्ति, अब यहाँ कटु, कटु माने कठोर, जो कठोर उक्ति बोलते हैं उसको बोलते हैं कटुक्ति। ऐसे संधि होती है। जैसे उपदेश, और उसके आगे लगा दिया गुरु। अब मैंने बताया था जब रकार का कंसेप्ट हम कर रहे थे तो कि र के साथ जब ऊ मिलाते हैं तब तो ये बनता है ये, और र के साथ जब दीर्घ ऊ मिलाते हैं तब बनता है ये। इसको ध्यान से देखना, और कॉपी है आपके पास तो कॉपी में ये चारों ज़रूर लिख लेना। काफ़ी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो अब आपको अगर ये संधि करनी है, इधर भी ऊ है और इधर भी ऊ है, ये ह्रस्व ऊ है ना, ये देख लो कौन सा है, ये ह्रस्व ऊ है। अब संधि करोगे तो ये दीर्घ ऊ बनेगा, इतना ही फर्क आएगा। और ये गुरु का उपदेश है। टाइप में भी रू अलग अलग लिखने की जगह, जब कृतिदेव लिखते हैं तो नीचे रू है और ऊपर, वो नीचे बड़ा रू है और ऊपर छोटा रू है। तो आप ये देख लीजिए, जब ये गोला बनता है तो वह रू दीर्घ है। अब ये इसका 2-3 उदाहरण आपको सामने रखे हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। उदाहरण तो बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, परंतु हमारे पास समय की कमी है। अगर आपको ज़्यादा उदाहरण देखने हैं तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाकर उन उदाहरणों को देख सकते हैं और उनके साथ अभ्यास कर सकते हैं। अब ये हर्ष उदर, तो उसके बाद भी क्या बनता है, दीर्घ ऊ। उसका कुछ उदाहरण देखिए। सिंधु, सिंधु नदी को भी कहते हैं, समुद्र को भी कहते हैं। और ऊर्मी, मैंने कहा था कुछ शब्दों की जानकारी जरूरी है। जैसे हमने इक्ष की जानकारी की, ईश की, इंद्र की, वैसे ऊर्मी की जानकारी भी जरूरी है। ऊर्मी कहते हैं जो पानी में लहर चलती है उसको कहते हैं। तो अब सिंधु ऊर्मी, ये देखो ह्रस्व, ये दीर्घ। तो इसके जब संधि करेंगे तो सिंधूर्मी। अब छोटी लहरें चलती हैं उनको कहते हैं लघु और ऊर्मी। फिर ये हो जाएगा ऐसे लघुर्मी।
हो गया। इसी तरह मान लो लघुतम है, लघु और धन उत्तम, ये तो फिर उसमें उदाहरण में आ जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लो ये लघुतम। ये किस में आएगा? इस उदाहरण में आएगा तो उसी दीर्घ संधि में, बाकी यहाँ हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसके हिसाब से पूर्ण रूप में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो अभी हमने दो रूपों की बात की है, अब हम इधर दीर्घ ऊ रख देते हैं और इधर हर्ष पे ऊ रख देते हैं। तो उसके लिए वधु शब्द का प्रयोग होता है, वधु धन उल्लास। इसकी संधि करते हैं तो ऊ मिलके दीर्घ ऊ बना, फिर वधुल्लास। उक्ति, वधु की उक्ति, वधु की बात, तो वधु धन उक्ति बराबर वधुक्ति। तो इस प्रकार हमने अभी 3 उदाहरण किए, अब चौथा उदाहरण और देखिए। दीर्घ संधि में हमने 4 ए को 4 बार मिलाया, फिर ई को 4 बार मिलाया, अब ऊ का चौथी बार मिलाएंगे, ये दोनों तरफ। इसमें अधिक उदाहरण नहीं है। भू धरती को कहते हैं ऊर्ध्व, ये बना भूर्ध्व। जैसे ऊष्मा, किसकी ऊष्मा? भू की ऊष्मा, इसकी संधि करेंगे तब भूष्मा। और इसके ज़्यादा उदाहरण हिंदी में काम में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दीर्घ संधि है उसमें सभी सवर्णों, जो सवर्ण स्वर है उनका आपस में मिलान करते हैं, और मिलान करते हैं तो विकार रूप में उनका रूप दीर्घ बन जाता है। और इस प्रकार हमने देखा है कि इस संधि में बहुत से उदाहरण हैं। तो मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, आप अधिक से अधिक उदाहरणों के साथ काम करेंगे तो संधि की समझ बिल्कुल पुष्ट हो जाएगी। और इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपको इससे संबंधित नए नए वीडियो लगातार देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी जब हम गुण संधि की बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।